नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। साफरान हेलीकॉप्टर इंजन के सीईओ ने कहा कि साफरान और एचएएल 3000 शाफ्ट हॉर्स पावर इंजन बनाएंगे जो कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को पावर देंगे और ये नई स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एचएएल का एक डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री फैसिलिटी भी है और इस रणनीतिक लोकेशन से दोस्तों दोनों ही टीमें एक दूसरे के साथ बेहतर काम करने में मदद करेंगी और तेजी से नए इंजनों को हेलीकॉप्टर्स पे लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ ने चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज के रनवे को 1 किलोमीटर तक बढ़ा रही है और इसकी लंबाई अब 3.1 किलोमीटर हो जाएगी। और इस रनवे के बढ़ जाने से डीआरडीओ के द्वारा भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए तैयार किए जा रहे हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस क्लास के यूएवी का जो परीक्षण है वो यहाँ पर हो पाएगा। और यही नहीं दोस्तों, इस फैसिलिटी में जेट पावर्ड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को भी भविष्य में ऑपरेट किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना के रिटायर्ड एडमिरल ने कहा कि भारतीय नौसेना के द्वारा फ्रांस के राफेल मरीन को चुनना, वो भी FA-18 सुपर हॉर्नेट के ऊपर, ये एक बहुत ही अच्छा विचार है। जिसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि राफेल मरीन फाइटर जेट की जो फुटप्रिंट्स हैं वो काफी छोटे हैं, इसीलिए इसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करना बेहद आसान होगा, जिससे कि हैंगर का भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। फुटप्रिंट के छोटे होने से भारतीय नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में बड़ी संख्या में इन्हें तैनात कर सकती है और ये भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है उसे भी बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि 25 टन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाले राफेल मरीन एक बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है कैरियर ऑपरेशंस में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की एरोस्पेस फर्म स्काई हॉक एरोस्पेस ने अभी हाल ही में अपना एक नया मानव रहित हवाई वाहन पेश किया है। स्काई हॉक एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया ये जो ड्रोन है वो फिक्स्ड विंग वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग मल्टी रोल यूएवी है, जिनको पुष्पक और C-35E नाम दिया गया है। पुष्पक यूएवी विशेष रूप से टेक्टिकल पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि हाई एल्टीट्यूड कार्गो ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है और ये स्किड लैंडिंग गियर सिस्टम से लैस है। और ये जो यूएवी है वो आंधी जैसे जो चुनौतीपूर्ण मौसम है, ऐसी स्थिति में भी 5700 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। पुष्पक यूएवी को -30 डिग्री सेल्सियस से +55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। पुष्पक यूएवी की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई 6.28 मीटर है। इसके अतिरिक्त इस यूएवी में एक ट्विन बूम माउंटेड टेल शामिल है और इसका वर्टिकल स्टेबलाइजर है, जो कि हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर जो कि टॉप पे लगा हुआ है उससे जॉइंट है। और विंग सेक्शन के पास फ्यूजलाज के नीचे हुक लगाया गया है, जिसके कारण ये अधिक दक्षता के साथ कार्गो ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की फर्म एरोबॉटिक्स ने एरो A to Z के साथ एक साझेदारी की है ताकि भारतीय बाजार में उभरती हुई ड्रोन की जरूरतों को पूरा किया जा सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एरोबॉटिक्स और एरो A to Z ने अपने ऑप्टिमस सिस्टम की पेशकश की है, जो कि फुली ऑटोमेटेड ड्रोन सिस्टम, और आयरन ड्रोन है जो कि एक फुली ऑटोमेटेड ड्रोन इंटरसेप्टर की तरह काम करेगा। ऑप्टिमस सिस्टम को स्मार्ट सिटीज, डिफेंस, होमलैंड सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और फैसिलिटी में आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है और ये 24 घंटे 7 दिन अपने एरियल मिशंस को कर सकता है, वो भी बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। और ये जो आयरन ड्रोन CUAS है वो एक एडवांस काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन है, जो कि जटिल वातावरण में दुश्मनों के ड्रोन के खिलाफ संपत्तियों की यानी कि एसेट्स की रक्षा कर सकता है। आयरन ड्रोन प्लेटफॉर्म किसी भी पहचान समाधान के प्रति काफी जागरूक है और ये दुश्मन के ड्रोन को फिजिकली कैप्चर भी कर सकता है। कंपनी के सीईओ ने कहा कि हम रक्षा प्रतिष्ठानों, बंदरगाहों, रिफाइनरियों, विनिर्माण सुविधाओं सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की निगरानी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी संभावनाएं देखते हैं और ये हमारे US और काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन के लिए काफी उपयुक्त है। भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन ने ड्रोन उद्योग के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ खबरें ये आ रही है कि जिस तरीके से आर्मीनिया को भारत ने हथियार भेजे हैं, उसको देखते हुए अजरबैजान काफी भड़क चुका है और अब कहा जा रहा है कि अजरबैजान अपने दोस्त पाकिस्तान से JF-17 खरीदना चाहता है। हाल ही में अजरबैजान के अधिकारियों ने पाकिस्तान का दौरा भी किया और JF-17 लड़ाकू विमानों का निरीक्षण किया। और हाल ही में आपको मालूम होगा कि अजरबैजान ने आर्मीनिया को हथियारों की सप्लाई को लेकर भारत के सामने अपना आधिकारिक विरोध भी दर्ज कराया था। कहा जा रहा है कि अजरबैजान का एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्रालय के पास पहुंचा था। इसमें पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के प्रतिनिधि भी शामिल थे। अजरबैजान की वायुसेना की अगर बात करें तो वर्तमान में वो 5 की संख्या में MiG-21, 10 MiG-29 और 11 सुखोई Su-25 लड़ाकू विमानों को ऑपरेट करती है। इनमें से भी सिर्फ 50% विमान जो है वो उड़ान भरने लायक है
और अजरबैजान काफी पहले से पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमानों को खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि डील फाइनल हो सकती है। इससे पहले दोस्तों अजरबैजान रशिया के MiG-25 और Su-35 लड़ाकू विमानों को खरीदना चाहता था, क्योंकि ये जो फाइटर जेट हैं वो JF-17 की तुलना में काफी पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर एक और मुद्दा था कि जो रूसी फाइटर जेट्स हैं वो JF-17 की तुलना में काफी महंगे हैं, और इसीलिए अब अजरबैजान JF-17 पर अपना दाव लगा रहा है। यहाँ पर दोस्तों भारत को भी एक स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, और चाहे वो लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू क्यों ना हो, अर्मीनिया को तेजस फाइटर जेट का ऑफर करना चाहिए, और वहाँ पर कम से कम एक स्क्वाड्रन तेजस फाइटर जेट की तैनात कर देनी चाहिए, ताकि मुकाबला देखने लायक बने। क्योंकि दोस्तों आज नहीं तो कल इन्होंने वापस फिर से लड़ना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों खबर ये आ रही है कि रशिया का Su-75 चेकमेट फाइटर जेट एक देश खरीदने वाला है, और इस देश का नाम है नाइजीरिया। वैसे नाइजीरिया हो या फिर रशिया, दोनों की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि भारत इस विमान को खरीद सकता है, क्योंकि भारत के पास इस समय 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स नहीं है। Su-75 चेकमेट 5वीं पीढ़ी का एक सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है। एक बात और है, यहाँ पे नाइजीरिया और रशिया के संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं, और खास करके डिफेंस संबंध इनके काफ़ी अच्छे हैं। और नाइजीरिया ने दोस्तों 2019 में रशिया से 12 Mi-35 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे, जिनमें से कुछ की आपूर्ति हो चुकी है। इसके अलावा नाइजीरिया रूसी हथियार इंडस्ट्री से जुड़ने की कोशिश भी कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि जोजिला सुरंग को लेकर आ रही है। सभी मौसमों में कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच संपर्क सुविधा प्रदान करने वाली जोजिला सुरंग के बनकर तैयार होने की समय सीमा को कठिन भौगोलिक स्थिति और मौसम संबंधी चुनौतियों के चलते बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि ये सुरंग जोजिला दर्रे को पार करने में लगने वाले 4 घंटे के समय को घटाकर 15 मिनट कर देगी। कहा यह जा रहा है कि ये एशिया की अपनी तरह की सबसे लंबी सुरंग होगी और सबसे अधिक ऊंचाई पर होगी। दोस्तों बता दें कि 13 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का 40% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसकी समय सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2030 कर दिया गया है। हालांकि 2026 तक बनकर तैयार होनी थी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन ने 25 से 28 जुलाई तक इस्तांबुल में आयोजित हुए 16वें इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर में अपना हवा से लॉन्च किए जाने वाले हथियार का अनावरण किया। और इस प्रदर्शनी में पाकिस्तान ने जो अपने प्रोटोटाइप दिखाए थे उसमें से एक था तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी कि ALCM और फैज एयर टू एयर मिसाइल। तैमूर की अगर बात की जाए तो इसे फास्ट जेट लॉन्च मिसाइल के रूप में तैयार किया गया है, जिसे विशेष रूप से हवा से सतह पर मार करने वाले मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। कहा जा रहा है कि ये स्टैंड ऑफ एंटीशिप और जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल है, जिसमें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तैमूर ALCM के अलावा फैज हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जो कि अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। हालांकि फैज मिसाइल के बारे में ज्यादा नहीं कहा गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के हवाई शस्त्रागार में एक अत्याधुनिक और एक अतिरिक्त मिसाइल होगी। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान भले ही दुनिया के सामने अपनी तैमूर और फैज को प्रदर्शित कर दे, लेकिन आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो आजम प्रोजेक्ट था 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम का, उसका क्या हाल हुआ। ये सिर्फ दिखाने और अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरीके के कॉपी किए हुए डिज़ाइनों को पाकिस्तान अलग अलग डिफेंस एक्सपोज में पेश कर रहा है और खुद को एक्सपोज कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C56 रॉकेट के जरिए सिंगापुर के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट DSSRA सहित 7 सैटेलाइट्स को सुबह 6:30 बजे लॉन्च कर दिया, और ये मिशन सफल रहा। 360 ग्राम वजनी इस रॉकेट में इजरायली एरोस्पेस के द्वारा विकसित सिंथेटिक अपर्चर रडार भी लगाया गया है, और ये सैटेलाइट को सभी मौसमों में दिन और रात तस्वीर लेने में सक्षम बनाता है। DSSRA सैटेलाइट सिंगापुर सरकार और ST इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत विकसित किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत और अमेरिका अलास्का में युद्धाभ्यास के 19वें संस्करण का संचालन करने के लिए तैयार है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना और रणनीतिक समन्वय को बढ़ाना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों के सशस्त्र बलों को एक दूसरे के अनुभवों, रणनीति और नई रणनीतियों को सीखने का अवसर प्रदान करेगा। युद्ध अभ्यास के माध्यम से भारत और अमेरिकी सेनाएं अपनी साझेदारी को गहरा कर रही हैं। भारत और अमेरिका दोनों का लक्ष्य क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करना है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।